हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज का ये सेशन हमारा मंथली करंट अफेयर का रैपिड रिवीजन सेशन होने वाला है, जहां पर हम सितंबर 2025 के 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को यहां पर वन लाइनर में डिस्कस करेंगे। एंड तक सेशन को देखिएगा। रैपिड रिवीजन क्लास है हमारी, डिटेल में सारे करंट अफेयर डेली करंट अफेयर में मैंने आपको पढ़ाए हैं। अगर आप डेली करंट अफेयर नहीं देखते हैं तो क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मॉर्निंग में 6 बजे आपके लिए मैं डेली करंट अफेयर लेकर आता हूं, उसे भी वॉच कीजिए। डिटेल में सारे करंट अफेयर मैंने आपको वहां पर पढ़ाए थे। यहां पर हमारी रैपिड रिवीजन क्लास है, तो हम वन लाइनर में सारे करंट अफेयर यहां पर डिस्कस करेंगे। एंड तक सेशन को देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है। चलते हैं सितंबर 2025 के टॉप 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर। पहला, भारत में नेशनल न्यूट्रिशन वीक हर साल कब मनाया जाता है? हर साल इंडिया में नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया जाता है 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक। 2025 में इट राइट फॉर अ बेटर लाइफ इस वीक की थीम रखी गई है। कौन सा वीक है? नेशनल न्यूट्रिशन वीक। ओके, 1 से लेकर 7 सितंबर तक यह मनाया जाता है। भारत को पहली बार इंटरपोल द्वारा पर्पल नोटिस जारी किया गया। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहां पर है? इंटरपोल की बात करें, इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के लियोन शहर में देखने को मिलता है। वर्ल्ड की अलग अलग देशों की जो पुलिस है उनके बीच में कॉपरेशन स्थापित करने के लिए इसे आप इंटरनेशनल पुलिस कह सकते हैं। इंटरपोल को वर्ल्ड में क्राइम को कंट्रोल करने के लिए यह काम करती है। वर्ल्ड का वॉचमैन इसे कहा जाता है। 7 सितंबर 1923 को इंटरपोल की स्थापना हुई थी। फ्रांस के लियोन में इसका हेडक्वार्टर है और अहमद नासिर अल रईसी इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट के पद पर है। तो हेडक्वार्टर कहां पर? फ्रांस के लियोन में। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने किस देश में शांति स्थापना अभियान समाप्त करने का निर्णय लिया है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने लेबनान में जो उनका शांति स्थापना अभियान चल रहा था उसको खत्म करने का निर्णय लिया है। लेबनान में यह अभियान यूनाइटेड नेशन का 1978 से चल रहा था, अब इसे खत्म किया जा रहा है। आदिवाणी ऐप किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? आदिवाणी एप्लीकेशन को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने। उद्देश्य क्या है एप्लीकेशन का? तो जो ट्राइबल लैंग्वेजेस है, आपको पता है इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों में जो स्थानीय जनजातियां होती है वो वहां पर लोकल लैंग्वेज का यूज करती है। तो इन सभी ट्राइबल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप लाया गया है, ताकि सभी ट्राइबल लैंग्वेजेस को संरक्षित किया जा सके इनको ट्रांसलेट करके। तो इस एप्लीकेशन का नाम है आदिवाणी एप्लीकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने इसे जारी किया है। आगे, 2025 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड किसने जीता? रेमन मैग्सेसे अवार्ड एशिया का नोबेल कहलाता है। 2025 में ये 3 रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिए गए, 2 व्यक्तियों को और एक ऑर्गेनाइजेशन को। ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का है जिसका नाम है एजुकेट गर्ल्स। एक एनजीओ है जो कि गर्ल्स एजुकेशन के लिए इंडिया में काम करता है। एक तो इसको दिया गया रेमन मैग्सेसे अवार्ड, इंडिया से ऑर्गेनाइजेशन है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली बार किसी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है रेमन मैग्सेसे अवार्ड, और यह ऑर्गेनाइजेशन कौन? एजुकेट गर्ल्स। फिर शाहिना अली मालदीव से आती है, इनको दिया गया रेमन मैग्सेसे अवार्ड। और फिलेवियानो एंटोनियो जो कि फिलीपींस से आते हैं, इनको भी दिया गया रेमन मैग्सेसे अवार्ड। तो 2 व्यक्तियों को, एक मालदीव के और एक फिलीपींस के, और एक ऑर्गेनाइजेशन जो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है एजुकेट गर्ल्स, ये 3 रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिए गए। एशिया का नोबेल कहलाता है। इंडिया से अगर हम रेमन मैग्सेसे अवार्ड विनर की बात करते हैं तो 1958 में सबसे पहली बार इंडिया में विनोबा भावे को यह अवार्ड दिया गया था। फिर जय प्रकाश नारायण को 1965 में, फिर मणिभाई देसाई 1982, अरविंद केजरीवाल 2006, सोनम वांगचुक 2018, रविश कुमार 2019 और रवि कन्नन आर, इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया 2023 में। और अब एक फाउंडेशन को दिया गया है, एक ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है इंडिया के एजुकेट गर्ल्स। चर्चा में रहा बगाना वोल्केनो कहां स्थित है? बगाना वोल्केनो अभी उद्गार के कारण सुर्खियों में रहा था, इसमें विस्फोट हुआ था। यह वोल्केनो पपुआ न्यू गिनी में देखने को मिलता है, जो कि वेस्ट पैसिफिक ओशन में स्थित एक देश है।
तियानजिन में आयोजित शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन प्लस बैठक में वैश्विक शासन पहल किस देश के द्वारा शुरू की गई है? तो तियानजिन चीन का शहर है जहां पर शंघाई सहयोग संगठन की बैठक का आयोजन किया गया। इसकी एनुअल समिट का आयोजन किया गया था 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक, और यहीं पर एससीओ प्लस समिट का भी आयोजन किया गया। यहां पर चाइना ने ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव मतलब वैश्विक शासन पहल की शुरुआत की है। तो किसने की है? चाइना ने। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित माइक्रो प्रोसेसर चिप का नाम क्या है? इंडिया की पहली स्वदेशी रूप से विकसित माइक्रो प्रोसेसर चिप का नाम है विक्रम। इसरो ने इसे डेवलप किया है और इसरो अपने जो सैटेलाइट है उसमें इसका यूज करेगी। 20वें ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट का आयोजन कहां किया गया? तो यह आयोजन किया गया नई दिल्ली में, 20वां ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट। भारत के 29वें कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इंडिया के 29वें कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के रूप में अपॉइंट किया गया है टीसीए कल्याणी। टीसीए कल्याणी वर्तमान में सितंबर 2025 में भारत की 29वीं कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। नाम क्या है? टीसीए कल्याणी। इसके बाद आइए, भारत और अमेरिका के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास के 21th एडिशन का आयोजन कहां किया गया? पहली चीज तो यह कि मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच में किया जाता है? तो इसका आयोजन इंडिया और अमेरिका के बीच में किया जाता है। 2025 में इसका 21वां एडिशन आयोजित किया गया अलास्का में, अलास्का के फोर्ट वेनराइट नाम के प्लेस पर। अलास्का यूएसए का पार्ट है जहां पर 21वां एडिशन आयोजित किया गया युद्ध अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज का। यह मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और अमेरिका के बीच में हर साल आयोजित की जाती है और इसकी शुरुआत 2022 में की गई थी। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने जेंडर इक्विलिटी के लिए किसे अपना मानद ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यूएनएफपीए, इसे ही यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड कहा जाता है। इसने जेंडर इक्विलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत में अपना मानद ब्रांड एम्बेसडर फिल्म अभिनेत्री कृति सेनन को बनाया है। कृति सेनन फिल्म अभिनेत्री। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? 2026 में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा इंडिया में, भारत की राजधानी नई दिल्ली में। नेक्स्ट ईयर 2026 में इसका 30वां एडिशन आयोजित किया जाएगा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप का। 2025 में इसका आयोजन फ्रांस के पेरिस में किया गया। 2025 का एडिशन है, 25 से लेकर 31 अगस्त तक किया गया था। लास्ट डे ये लास्ट मंथ में खत्म हुआ। 29वां एडिशन था, 53 कंट्रीज ने यहां पर पार्टिसिपेट किया था और यहां पर मेडल टेली में फ्रांस और कनाडा के साथ हमने 7वां प्लेस शेयर किया था। फ्रांस, कनाडा और इंडोनेशिया के साथ हम मेडल टेली में 7वें स्थान पर थे। और यहीं पर अनाउंस किया गया कि 2026 का जो बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप है इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। 2025 में कहां किया गया? फ्रांस के पेरिस में। भारत का फर्स्ट वल्चर पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया? इंडिया का पहला गिद्ध पोर्टल जो कि गिद्धों के संरक्षण से संबंधित है, इसे असम राज्य में लॉन्च किया गया है। एसएसबी मतलब सशस्त्र सीमा बल का डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया? एसएसबी के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए संजय सिंघाल। नारियल किसानों के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस बढ़ाने के लिए कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड का मुख्यालय कहां स्थित है? मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंस जो वित्तीय सहायता है नारियल किसानों के लिए वो बढ़ाई है किसने? कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड ने। इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है केरला के कोच्चि में। भारत में हाल ही में घोषित जीएसटी 2.0 के तहत कितने टैक्स स्लैब तय किए गए हैं? पहले जीएसटी के 4 टैक्स स्लैब थे, 5%, 12%, 18% और 28%। अब जो नया जीएसटी लाया गया है 2.0, उसके तहत अब जीएसटी के 2 स्लैब होंगे, केवल 5% और 18% के। बाकी स्लैब को खत्म कर दिया गया है। मदर मेरी कम्स टू मी किताब को हाल ही में लॉन्च किया गया, इसे किसने लिखा है? सितंबर में एक बुक लॉन्च की गई दक्षिण भारत में, कोच्चि केरल से, मदर मेरी कम्स टू मी। केरल के कोच्चि में इसे लॉन्च किया गया था। इस बुक को लिखा है अरुंधति रॉय ने, एक बहुत ही फेमस इंडियन ऑथर
अरुंधति रॉय, इनकी लिखित बुक है मदर मेरी कम्स टू मी। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 रैंकिंग में भारत का बेस्ट इंस्टीट्यूशन कौन सा है? तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक रैंकिंग जारी की है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 रैंकिंग। वैसे तो काफी सारी कैटेगरीज में रैंक किया जाता है इंस्टीट्यूशन को, लेकिन ऑल ओवर कैटेगरी में सबसे टॉप पर जो ऑर्गेनाइजेशन रहा, जो इंस्टीट्यूशन रहा, वो है आईआईटी मद्रास, एजुकेशन मिनिस्ट्री की इस रैंकिंग में। जमैका का नया पीएम किसे नियुक्त किया गया? जमैका, ठीक है, नाम सुना होगा आपने, एक कैरेबियन कंट्री है जमैका। उसेन बोल्ट जमैका से आते हैं, जो बहुत ही फेमस धावक है। जमैका के हाल ही में सितंबर 2025 में नए पीएम अपॉइंट किए गए एंड्रयू होलनेस। एंड्रयू होलनेस लगातार तीसरी बार जमैका के पीएम बने हैं। बथुकम्मा फेस्टिवल मुख्य रूप से भारत के किन राज्यों में मनाया जाता है? बथुकम्मा फेस्टिवल मनाया जाता है भारत के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य में, स्पेशली तेलंगाना में, और इसके अलावा आंध्र प्रदेश के भी कुछ क्षेत्रों में मनाया जाता है। बथुकम्मा फेस्टिवल को ही फूलों का त्योहार कहा जाता है। जो नवरात्रि, गरबे वाली नवरात्रि होती ना, उस समय 9 दिन तक ये मनाया जाता है। नवरात्रि के एक दिन पहले शुरू होता है और अष्टमी के दिन ये खत्म होता है। तो फूलों का त्योहार कहा जाता है क्योंकि फूलों से सजाया जाता है और माता जी की पूजा की जाती है। बथुकम्मा फेस्टिवल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। देखिए, आप सभी को पता होना चाहिए, करंट अफेयर के लिए मैं आपको डेली करंट अफेयर रोज पढ़ाता हूं। इंडिया की किसी भी एग्जाम में, चाहे स्टेट के एग्जाम हो, सेंट्रल के एग्जाम हो, आप डेली करंट अफेयर को वॉच कीजिए। मॉर्निंग में 6 बजे आ जाता है क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, आप उसे वॉच कीजिए। कभी भी आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। जो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाता हूं, जो मैं आपको वहां पर डिटेल और फैक्ट पढ़ाता हूं, उनको एक बार पढ़िए, नोट कीजिए। किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर आपका गलत नहीं होगा। तो करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर से आपका तैयार हो जाएगा। मैराथन क्लास में आपको लगातार देता हूं करंट अफेयर की। इसके अलावा देखिए, जीएस के पोर्शन में स्टूडेंट को काफी प्रॉब्लम होता है। तो अगर जीएस के सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, साइंस, तो आप 100 आवर जीएस का हमारा कोर्स ज्वाइन कीजिए। जीएस के लिए ये आपके लिए रामबाण होगा। बहुत ही इजी ट्रिक्स और इजी कॉन्सेप्ट के माध्यम से जीएस के सारे सब्जेक्ट यहां पर आपके 100 आवर में कवर करवाए गए हैं। तो आप इसे ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा। जीएस में भी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। करंट अफेयर तो मैं आपको तैयार करवा ही रहा हूं, जीएस आप इसे ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक दे दी है मैंने, वहां से जाकर आप इसे अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर, मैं आपको डेली करंट अफेयर तो पढ़ाता ही हूं, आप ईयरली पैकेज को भी ज्वाइन कर लीजिए, जो हमारा वन स्टॉप सॉल्यूशन है करंट अफेयर का। यहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी, मंथली ईयरली ई बुक मिल जाएगी, आपको सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे जितने भी हमारे हैं, तो आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट क्विज भी आप यहां पर लगा पाएंगे। इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसे इजीली ज्वाइन कीजिए। तो आपका जीएस का जो पोर्शन है ना, वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। करंट अफेयर भी कवर हो जाएगा और जीएस भी आपका पूरा कवर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भोगेश्वर बरुआ नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड किस राज्य के द्वारा शुरू किए गए हैं? भोगेश्वर बरुआ नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड को शुरू किया है असम सरकार ने। ये 2025 में पहली बार ही दिए गए। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये शुरू किसने किए? असम सरकार ने शुरू किए। असम के जो खिलाड़ी निकलेंगे, उन 3 कैटेगरी में उनको दिया जाएगा और नेशनल लेवल के खिलाड़ियों को भी 3 कैटेगरी में ये अवार्ड दिए जाएंगे। पहले नेशनल की बात कर लेते हैं। तो बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन नेशनल लेवल पर मनु भाकर को दिया गया, ओलंपिक मेडलिस्ट है, आप सभी जानते हैं शूटिंग में। फिर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नेशनल लेवल पर सुनील छेत्री को दिया गया, इंडियन फुटबॉलर। फिर इमर्जिंग प्लेयर नेशनल लेवल पर बेड़ा ब्रत भराली को दिया गया, एक बहुत ही फेमस एथलीट है। फिर असम लेवल पर जो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को ये अवार्ड दिए गए, तो एक बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन असम में स्टेट लेवल का लवलीना बोरगोहेन, ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बॉक्सर है, फेमस है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड असम के दीपांकर भट्टाचार्य को दिया गया, बैडमिंटन के असम के खिलाड़ी है। और इमर्जिंग प्लेयर असम के प्रियानुज भट्टाचार्य को दिया गया, स्विमिंग के खिलाड़ी हैं। तो ये 3 हो गए नेशनल लेवल पर, 3 हो गए असम के स्टेट प्लेयर। तो ये भोगेश्वर बरुआ नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है, 2025 में पहली बार शुरू किए किसने? असम सरकार ने।
पॉज करके देख लेना किन किन को मिले, क्योंकि पहली बार दिए गए तो क्वेश्चन आ सकता है। 2025 यूएस ओपन में मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता? 2025 में यूएस ओपन में मेंस सिंगल का खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने। स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं कार्लोस अल्कराज। इन्होंने यूएस ओपन के मेंस सिंगल में इटली के जेनिक सिनर को हराकर 4 ग्रैंड स्लैम में साल की ये जो लास्ट प्रतियोगिता है इसका खिताब जीता है। कार्लोस अल्कराज हो गए विनर, जेनिक सिनर हो गए रनर अप। विमेंस कैटेगरी में यह अवार्ड जीता है आरेना सवालेका, बेलारूस की टेनिस प्लेयर, और इन्होंने हराया अमांडा एनिशिमोवा, यूएसए की टेनिस प्लेयर को। तो विनर रनर अप मेंस और विमेंस कैटेगरी। सीपी राधाकृष्णन भारत के नए उपराष्ट्रपति बने। अब तक भारत के कितने वाइस प्रेसिडेंट ऐसे हैं जिन्होंने प्रेसिडेंट का भी पद संभाला है? तो पहली चीज तो ये कि सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किए गए। एनडीए के कैंडिडेट थे, 15वें उपराष्ट्रपति बने। वर्तमान में भारत के 6 ऐसे वाइस प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने आगे चलकर प्रेसिडेंट का भी पद संभाला है। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों रहे। कितने? 6। एनडीए के कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन ने जीत दर्ज की है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, और ये भारत के 15वें वाइस प्रेसिडेंट बने हैं सीपी राधाकृष्णन। थाईलैंड का नया पीएम किसे नियुक्त किया गया? थाईलैंड जो कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, इसके नए पीएम के रूप में अपॉइंट किया गया है अनुतिन चार्नविराकुल को। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लो, अनुतिन चार्नविराकुल, ये थाईलैंड के नए पीएम के रूप में अपॉइंट किए गए। 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में ओरिजिनिटी सेक्शन में या ओरिजिनिटी कैटेगरी में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किस भारतीय फिल्म मेकर ने जीता है? तो 82 वेनिस फिल्म फेस्टिवल, इसका आयोजन इटली के वेनिस में किया गया। यहां पर तो देखिए अलग अलग कैटेगरी के अवार्ड विदेशी फिल्मों को मिले हैं, लेकिन जिस इंडियन ने एक अवार्ड जीता है उनकी बात कर लेते हैं। यह है अनुपर्णा रॉय। इन्होंने ओरिजिनिटी सेक्शन या कैटेगरी में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता 82 वेनिस फिल्म फेस्टिवल में। एक इंडियन डायरेक्टर है अनुपर्णा रॉय। हॉकी एशिया कप 2025 का फाइनल इंडिया ने किस टीम को हराकर जीता है? हॉकी एशिया कप 2025, इसका आयोजन बिहार के राजगीर में किया गया था। इंडिया ने फाइनल में साउथ कोरिया को 4-1 से हराकर हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब जीता। आयोजन बिहार के राजगीर में। विश्व की पहली एमआरएनए आधारित कैंसर वैक्सीन इंट्रोमिक्स किस देश के द्वारा विकसित की गई है? तो इंट्रोमिक्स नाम की एक कैंसर वैक्सीन को डेवलप किया है जो कि एमआरएनए आधारित कैंसर वैक्सीन है। इसे डेवलप किया है रशिया ने, और इसके माध्यम से कैंसर का इलाज भी अब संभव हुआ है। तो रशिया ने एमआरएनए आधारित कैंसर वैक्सीन, नाम क्या है? इंट्रोमिक्स, इसको हाल ही में विकसित किया। चर्चित टाइफून तपाह किस महासागर में आया है या किस सागर में आया है? तो टाइफून तपा हमें देखने को मिला साउथ चाइना सी में, वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में साउथ चाइना सी के एरिया में यह आया था। चाइना, हांगकांग, फिलीपींस जैसे देश इस टाइफून के कारण प्रभावित हुए थे। तो साउथ चाइना सी में यह देखने को मिला सितंबर 2025 में। चर्चित मडई टाइगर रिजर्व किस राज्य में प्रस्तावित है? तो महादेई टाइगर रिजर्व। अगर हम महादेई टाइगर रिजर्व की बात करें तो यह हमें गोवा में देखने को मिलता है। हुआ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने गोवा के जो महादेई टाइगर रिजर्व एरिया में डेवलपमेंट एक्टिविटीज है उस पर रोक लगा दी थी। गोवा गवर्नमेंट चाहती है कि हम जो महादेई टाइगर रिजर्व है उसके क्षेत्र में टूरिज्म को बढ़ावा दे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रोक लगा दी कि यह पूरा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है या फिर उसको जो टाइगर रिजर्व के रूप में उसे प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। तो इसलिए उस पर किसी प्रकार के डेवलपमेंट पर रोक लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने। इसीलिए अभी महादेई टाइगर रिजर्व सुर्खियों में था। यह टाइगर रिजर्व गोवा में देखने को मिलता है। अश्विनी वैष्णव जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है, इनके द्वारा भारत के सबसे बड़े लिथियम आयन बैटरी प्लांट का इनॉग्रेशन कहां किया गया? तो अश्विनी वैष्णव के द्वारा इंडिया के सबसे बड़े लिथियम आयन बैटरी संयंत्र का इनॉग्रेशन किया गया हरियाणा के सोहना नाम के शहर में। हरियाणा के सोहना में इसका इनॉग्रेशन किया गया। दुनिया का फर्स्ट सेरेमिक वेस्ट से बना पार्क कहां लॉन्च किया जाएगा? फर्स्ट सेरेमिक
वेस्ट से बना पार्क, मतलब चीनी मिट्टी का जो वेस्ट है ना, चीनी मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं उनका जो वेस्ट है उससे बना हुआ पहला पार्क भारत में लॉन्च किया जाएगा उत्तर प्रदेश के खुर्जा नाम के प्लेस पर। जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर किसके द्वारा लिखी गई है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एक बुक को लिखा है ऑपरेशन सिंदूर नाम की, लॉन्च किया है ऑपरेशन सिंदूर नाम की। इस बुक को लिखने का श्रेय दिया जाता है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लोन को। तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इस बुक को हाल ही में लॉन्च किया। ऑपरेशन सिंदूर जो हमने पाकिस्तान के खिलाफ चलाया था उस पर आधारित यह बुक है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल KS ढिल्लों के द्वारा इस बुक को लिखा गया। 17 सितंबर को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान को 17 सितंबर को लॉन्च किया था भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने, और यह 2 अक्टूबर तक कंटिन्यू था। इसके तहत भारत के अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में प्रोग्राम चलाए गए, कैंपेन आयोजित किया गया, और जो महिलाओं के टेस्ट हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट किए गए थे। काफी सारा जैसे जांच किसी भी प्रकार की उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट किए गए थे ताकि महिलाओं को सुरक्षित रखा जा सके, उनके स्वास्थ्य को सुरक्षित रखा जा सके। तो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान को 17 सितंबर को भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। 28वें एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जाएगा? 28th एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा ओडिशा के भुवनेश्वर में। 11 से लेकर 15 अक्टूबर तक ये ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित की जाएगी, और इस साल ये 28वां एडिशन है एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप का। भारत की फर्स्ट बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी किस राज्य में बनाई जा रही है? बांस आधारित या बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी इंडिया की पहली बनाई जा रही है भारत के असम राज्य में। मतलब बांस के वेस्ट से यहां पर बायोफ्यूल का निर्माण किया जाएगा। तो कहां बनाई जा रही है? भारत के असम राज्य में। जास्कर फेस्टिवल का 10वां एडिशन कहां आयोजित किया गया? जास्कर फेस्टिवल का 10वां एडिशन लद्दाख में आयोजित किया गया। लद्दाख का एक कल्चरल फेस्टिवल है जास्कर फेस्टिवल, हर साल इसका आयोजन किया जाता है। इस बार इसका 10वां एडिशन आयोजित हुआ था सितंबर 2025 में। छात्र आत्महत्याओं को रोकने के लिए नेवर अलोन AI ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? स्टूडेंट सुसाइड को रोकने के लिए नेवर अलोन AI एप्लीकेशन को लॉन्च किया है एम्स दिल्ली ने, जहां पर ऐसे जितने भी छात्र हैं जो कि डिप्रेस्ड हैं, डिप्रेशन में है, तनाव में है, उन सबकी काउंसलिंग की जाएगी और आत्महत्या को रोकने के प्रयास किए जाएंगे। तो नेवर अलोन AI एप्लीकेशन है, एम्स दिल्ली ने इसे लॉन्च किया है। एग्री टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पहली बार फार्म स्टे इन्वेस्टमेंट स्कीम किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? फार्म स्टे इन्वेस्टमेंट स्कीम को शुरू किया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने, ताकि राज्य में एग्रीकल्चर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट मतलब IMD द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 लिस्ट में भारत की रैंक क्या है? एक IMD इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ये एक रैंक जारी करता है हर साल, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। मतलब कौन सा देश टैलेंट को आकर्षित करने के लिए कितनी अच्छी पॉलिसीज बना रहा है और अपने यहाँ के टैलेंट को सही यूज कर पा रहा है। वो किसी भी सेक्टर के लोग हो सकते हैं। तो ये वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग है, इसमें भारत को 63 रैंक पर रखा गया है। रैंक किस आधार पर तैयार की जाती है? अपनी अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी टैलेंट, चाहे घरेलू हो या विदेशी, उनको कितना डेवलप और अट्रैक्ट किया जा पा रहा है किसी देश के द्वारा या किसी देश की गवर्नमेंट के द्वारा, इस चीज को मेजर किया जाता है इस इंडेक्स में। IMD इस इंडेक्स को तैयार करता है। 2025 में 69 देशों को रैंक किया गया और इसमें इंडिया को 63 रैंक पर रखा गया। भारत की रैंक क्या है? 63। पहले नंबर पर रखा गया स्विट्जरलैंड, सेकंड पर लग्जमबर्ग और थर्ड पर रखा गया आइसलैंड को। हुआंगियाना द्वीप जिसे स्कारबोरो शॉल के नाम से जाना जाता है, यह विवाद किन किन देशों के बीच में? तो एक आइलैंड है जिसका नाम है हुआंगियाना द्वीप, इसे स्कारबोरो शॉल के नाम से भी जाना जाता है। इस द्वीप का विवाद चाइना, ताइवान और फिलीपींस के बीच में देखने को मिलता है। यह साउथ चाइना सी में एक आइलैंड है, हुआंगियाना आइलैंड या स्कारबोरो शॉल के नाम से इसे पुकारा जाता है।
चाइना इस पर अपना दावा करता है, थाईलैंड इस पर ताइवान इस पर अपना दावा करता है और फिलीपींस इस पर अपना दावा करता है। तो इन तीनों देशों के बीच में अभी सितंबर में भी इस द्वीप के कारण काफी विवाद हुआ था। चाइना ने इसके यहां पर कुछ डेवलपमेंट के लिए एक प्रस्ताव पास किया था जिसका विरोध किया था ताइवान और फिलीपींस ने। तो ये आइलैंड अभी सुर्खियों में था, साउथ चाइना सी में स्थित आइलैंड है। भारत द्वारा लॉन्च की गई दुनिया की फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? भारत की फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी को नाम दिया गया है आदि संस्कृति। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। धर्मेंद्र प्रधान द्वारा भारत के पहले फॉरेन अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहां किया गया? भारत के एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान। इनके द्वारा फॉरेन अटल इनोवेशन सेंटर का इनोग्रेशन किया गया यूएई में। यूएई के अबू धाबी में जो आईआईटी दिल्ली का कैंपस है, यहां पर इसका इनोग्रेशन किया गया एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। ठीक है। भारतीय नौसेना द्वारा अपने युद्धपोत पर कमीशन किया गया भारत का फर्स्ट 3D एयर सर्विलेंस रडार का क्या नाम है? इंडियन नेवी के द्वारा अपने युद्धपोत पर कमीशन किया गया इंडिया का फर्स्ट 3D एयर सर्विलेंस रडार को नाम दिया गया है लांजा एन। ठीक है, यह इंडिया का फर्स्ट 3D एयर सर्विलेंस रडार है। इंडियन नेवी की एक युद्धपोत पर इसे कमीशन किया गया, नाम क्या है? लांजा एन। एनएसई जिसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है, इसका नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? एनएसई के नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए इंजेती श्रीनिवास। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए चेयरमैन इंजेती श्रीनिवास को बनाया गया। भारत की सबसे हाई स्पीड ट्रेन हाल ही में कौन बनी है? इंडिया की सबसे हाई स्पीड ट्रेन बनी है नमो भारत। 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को इसने लगातार टच किया है। वैसे इसके पहले भी 160 किलोमीटर की स्पीड की ट्रेनें थी, लेकिन उनके लिए कुछ प्रस्ताव लाकर उनकी स्पीड को लिमिट कर दिया गया। इसके बाद अब इंडिया की हाई स्पीड ट्रेन बनी है नमो भारत। 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर इसने लगातार, है ना, टच किया है इस ट्रेन ने। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने 11th एशियन एक्वाटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए मैस्कॉट और लोगो को लॉन्च किया। इसका शुभंकर मैस्कॉट का नाम क्या है? तो 11th एशियन एक्वाटिक्स चैंपियनशिप 2025, इसका मैस्कॉट अभी हमारे सेंट्रल मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने लॉन्च किया था और इसके शुभंकर का नाम है जलवीर। भारतीय सेना का एक्सरसाइज स्योम प्रहार कहां आयोजित किया गया? इंडियन आर्मी का एक्सरसाइज स्योम प्रहार का आयोजन किया गया अरुणाचल प्रदेश राज्य में। इस एक्सरसाइज का उद्देश्य मॉडर्न आर्मी ऑपरेशन में ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज करना। तो जो आर्मी के मेंबर हैं उनको ड्रोन की जानकारी देना, ड्रोन के कंट्रोल सिखाना, उसके संचालन की जानकारी देना, यह एक्सरसाइज स्योम प्रहार का मुख्य उद्देश्य था। इसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में किया गया। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, है ना, किस देश में सबसे ज्यादा इनोवेशन हो रहे हैं और कौन से देश में इनोवेशन के लिए पॉलिसीज कितनी अच्छी है, वो अपने ट्रेडमार्क और इनोवेशन के लिए पेटेंट वगैरह के लिए कितने ज्यादा अवेयर हैं लोग, इस आधार पर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स अलग अलग डायमेंशंस या क्राइटेरिया के आधार पर तैयार किया जाता है। तैयार कौन करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इस इंडेक्स को तैयार करता है हर साल। 2025 में इंडिया को रैंक दी गई है 38, 38वीं रैंक पर इंडिया को रखा गया। 2024 में इंडिया 46 रैंक पर था, मतलब इंडिया की रैंक में सुधार हुआ है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। पहले स्थान पर रखा गया स्विट्जरलैंड, सेकंड पर स्वीडन और थर्ड पर रखा गया यूएसए को। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इंडिया की रैंक इस साल कितनी है? 38। लास्ट ईयर 46 थी, मतलब 8 रैंक का इंडिया का सुधार हुआ है। जारी कौन करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को तैयार करता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 8070 करोड़ की लागत से बनी बेराबी सेरांग रेल लाइन का इनोग्रेशन किया। यह रेल लाइन किस राज्य में स्थित है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 8070 करोड़ की एक रेल लाइन है बेराबी सेरांग रेल प्रोजेक्ट, इसका इनोग्रेशन किया है। यह रेल लाइन बनाई गई है मिजोरम में। मिजोरम में
51.38 किलोमीटर की रेल लाइन है। 2015 से इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था, अब फाइनली ये बन के तैयार हुई। 8,070 करोड़ रुपए इसकी लागत आई है। आपको पता है मिजोरम की कैपिटल आइजॉल इस प्रोजेक्ट के माध्यम से नेशनल रेल नेटवर्क से जुड़ने वाली चौथी राजधानी बनी है पूर्वोत्तर राज्यों की, है ना। पूर्वोत्तर जो भारतीय राज्य हैं 7, उनमें से चौथी राजधानी बनी है जो कि नेशनल रेल नेटवर्क से जुड़ी है, मिजोरम की कैपिटल आइजॉल। ये जो प्रोजेक्ट है बेराबी सेरांग रेल प्रोजेक्ट है, मिजोरम राज्य में इसका इनॉग्रेशन भारत के पीएम के द्वारा किया गया। महाराष्ट्र का नए गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? महाराष्ट्र के नए गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं आचार्य देवव्रत। ये वर्तमान में महाराष्ट्र और गुजरात के जॉइंट गवर्नर के रूप में काम कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। 2025 वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा? वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप, पहली चीज आती है कि आयोजन कहां हुआ। तो आयोजन साउथ कोरिया के ग्वांगझू में किया गया था 2025 में। ओके, जो फाइनल मेडल टेली आई है ना, उसमें फ्रांस के साथ इंडिया ने चौथा स्थान शेयर किया है। इंडिया ने 2 मेडल अपने नाम किए, 1 गोल्ड और 1 सिल्वर। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप आर्चरी की एक वर्ल्ड लेवल की प्रतियोगिता है। तो इंडिया ने 2 मेडल जीते, फ्रांस के साथ चौथे स्थान पर इंडिया रहा। टॉप प्लेस पर साउथ कोरिया ही रहा, जहां पर आयोजन भी किया गया 7 मेडल के साथ। सेकंड पर मैक्सिको और थर्ड पर रहा स्पेन। इंडिया की 4th रैंक है, 2 मेडल हमने जीते, 1 गोल्ड 1 सिल्वर। और हमने रैंक 4th किसके साथ शेयर किए? तो यह है फ्रांस। डीडी लापांग, जिनका हाल ही में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया, किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? डीडी लापांग की बात करें तो ये मेघालय राज्य के सीएम रह चुके हैं, जिनका हाल ही में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मेघालय के 4 बार सीएम बन चुके हैं डीडी लापांग। तो मेघालय पूर्वोत्तर राज्य, इसके सीएम डीडी लापांग का हाल ही में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश द्वारा किया जाएगा? शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई सहयोग संगठन, इसका 2027 में जो समिट है वो पाकिस्तान में आयोजित की जाएगी। इस साल 2025 में अभी इसका आयोजन चीन के तेंजिन नाम के शहर में किया गया, अभी हमने बात भी की थी। और 2026 में जो 26वां एडिशन है वो किर्गिस्तान के बिश्केक नाम के प्लेस पर आयोजित किया जाएगा। और फिर 2027 में अनाउंस किया गया है कि इसका आयोजन पाकिस्तान में किया जाएगा। वर्ल्ड ओजोन डे हर साल कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ओजोन डे हर साल मनाया जाता है 16 सितंबर को। ओजोन परत संरक्षण के लिए लोगों को और देशों को अवेयर करना वर्ल्ड ओजोन डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। 16 सितंबर को मनाया जाता है। फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन 2025 में वर्ल्ड ओजोन डे की थीम है। दुलीप ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है दुलीप ट्रॉफी। इसका 2025 में खिताब जीता सेंट्रल जोन ने। सेंट्रल जोन ने फाइनल में साउथ जोन को हराकर 7वीं बार दुलीप ट्रॉफी का खिताब जीता है। एक डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट है दुलीप ट्रॉफी। इंडियन क्रिकेट टीम का आधिकारिक प्रायोजक या स्पॉन्सर कौन बना है? इंडियन क्रिकेट टीम का नया स्पॉन्सर बना है अपोलो टायर्स। अभी तक ड्रीम 11 था, लेकिन क्योंकि आपको पता है ऑनलाइन गेम पर जो उन पर प्रतिबंध लग गया था, जो कि ऑनलाइन आप पैसों से गेम खेले जाते थे, उन पर प्रतिबंध लगाया था इंडियन गवर्नमेंट ने एक्ट के माध्यम से। तो ड्रीम 11 का नॉर्मली मार्केट खत्म हो जाता है, हो जाएगा आने वाले समय में, क्योंकि जब पैसे ही नहीं लगा पाएगा कोई तो ड्रीम 11 चलता ही उससे था। अब ड्रीम 11 हटा और अब अपोलो टायर इंडियन क्रिकेट टीम का नया स्पॉन्सर बना है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास कहां किया गया? इंडिया के पहले पीएम मित्र पार्क, जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए, टेक्सटाइल सेक्टर को बूस्ट देने के लिए बनाया जा रहा है। यह पहला पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास भारत के पीएम के द्वारा किया गया मध्य प्रदेश के धार में। यह 2158 एकड़ में बनाया जा रहा है पूरा पार्क। इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है भारत के पीएम ने। ऐसे 7 पार्क पूरे इंडिया में बनाए जाएंगे ताकि टेक्सटाइल, मतलब पूरे एक हब है जहां पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए अलग अलग उद्योग लगाए जा सकेंगे। नेपाली युवाओं के जेनजी विरोध के बाद आंतरिक प्रधानमंत्री नेपाल में किसे नियुक्त किया गया?
नेपाली युवाओं का एक प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद नेपाल में गवर्नमेंट गिर गई थी और अब नेपाल में जो अंतरिम पीएम है वो अपॉइंट किया गया है सुशीला कार्की को। ये नेपाल की अंतरिम पीएम है जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक। ज्ञान भारतम पोर्टल, केपी शर्मा ओली की गवर्नमेंट गई थी, है ना, उनकी गवर्नमेंट गिर गई थी विरोध के बाद, और सुशीला कार्की ये नई अंतरिम पीएम बनी है। इन्होंने वहां की जो पार्लियामेंट है उसको भंग कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, और अब जब भी चुनाव होंगे नेक्स्ट ईयर की शुरुआत में होंगे 2026 में, तब तक सुशीला कार्की अंतरिम पीएम के रूप में काम करेगी नेपाल में। ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ किया है भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने। पोर्टल का उद्देश्य क्या है? भारत की जो मैन्युस्क्रिप्ट है उनको संरक्षित करना, उनको डिजिटली कन्वर्ट करना ताकि उनके कंजर्वेशन के लिए काम किया जा सके। ओके, तो मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटली कन्वर्ट करके उनका कंजर्वेशन करना, यह उद्देश्य ज्ञान भारतम पोर्टल का। आया समझ में? आगे आइए। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी हर साल कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, हर साल मनाया जाता है 15 सितंबर को। दुनिया का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित गवर्नमेंट मिनिस्टर किस देश ने नियुक्त किया है? पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित गवर्नमेंट मिनिस्टर बनाया गया है अल्बानिया के द्वारा। तो दुनिया का अल्बानिया पहला देश बन गया है जहां पर उनका एक मिनिस्टर है जो कि एआई संचालित है, मतलब एआई बेस्ड एक रोबोट है, इनका मिनिस्टर बनाया गया है अल्बानिया के द्वारा। भारत में पहली बार वर्ल्ड टेक कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहां किया गया? तो ये सागोन पर है, ठीक है, सागोन, टेक मतलब सागोन। तो वर्ल्ड टेक कॉन्फ्रेंस 2025 का भारत में पहली बार आयोजन किया गया और इसका आयोजन किया गया केरला के कोची नाम के प्लेस पर, शहर में। यह 5th एडिशन है वर्ल्ड टेक कॉन्फ्रेंस का। विश्व सागौन सम्मेलन, सागौन को बढ़ावा देना, सागौन के संरक्षण के लिए चर्चा करना, यह वर्ल्ड टेक कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है। तो आयोजन केरल के कोची में किया गया, 5th एडिशन था 2025 में। चर्चा में रही आईएनएस एंड्रोथ क्या है? आईएनएस एंड्रोथ या एंड्रोथ इसे कहा जाता है। यह भारतीय या स्वदेशी रूप से निर्मित एंटी सबमरीन शेलो वाटर क्राफ्ट है, मतलब उथले पानी का छोटा युद्धपोत, एंटी सबमरीन, जो कि किसी भी सबमरीन को, पनडुब्बी को डिटेक्ट करके उसको नष्ट करने का काबिलियत रखता है। तो ये इंडियन आर्मी को, जो इंडियन नेवी है, उसको हाल ही में सौंपा गया है आईएनएस एंड्रोथ, सितंबर 2025 में। क्या है? स्वदेशी रूप से निर्मित एंटी सबमरीन शेलो वाटर क्राफ्ट। यह दूसरा है एंटी सबमरीन शेलो वाटर क्राफ्ट जो कि इंडियन नेवी को दिया गया। इससे पहले मई 2025 में 8 मई को इंडियन नेवी को पहला एंटी सबमरीन शेलो वाटर शिप दिया गया था जिसका नाम था आईएनएस अर्नाला, और अब दूसरा दिया गया आईएनएस एंड्रोथ। यह लक्षद्वीप का एक द्वीप, लक्षद्वीप पर एक द्वीप है एंड्रोथ नाम का, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा भारत के सबसे बड़े खेल परिसर का इनॉग्रेशन किया गया, यह कहां पर स्थित है? इंडिया का सबसे बड़ा खेल परिसर बनाया गया है अहमदाबाद में, अहमदाबाद के नारायणपुरा नाम के प्लेस पर। यह इंडिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जिसका इनॉग्रेशन भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने किया, और इसको नाम दिया गया वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। कहां बनाया गया? गुजरात के अहमदाबाद में। शारदा हॉफमैन, जिनका हाल ही में निधन हो गया 96 वर्ष की आयु में, ये किस क्षेत्र से संबंधित थी? शारदा हॉफमैन, 96 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। बहुत ही फेमस क्लासिकल डांसर, भारत के तमिलनाडु के चेन्नई की रहने वाली थी। भरतनाट्यम डांस में काफी उपलब्धियां थी शारदा हॉफमैन की। हालांकि कोई पद्म अवार्ड इनको बड़ा नहीं मिला, लेकिन संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इनको 1996 में दिया गया था। तमिलनाडु के चेन्नई की रहने वाली भरतनाट्यम नृत्यांगना शारदा हॉफमैन का हाल ही में निधन हो गया। एक डांस टीचर भी थी, क्लासिकल डांस के क्षेत्र से संबंधित या भरतनाट्यम डांस से संबंधित। मणिपुर हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया? मणिपुर क्योंकि सुर्खियों में रहता है काफी हिंसा के कारण, तो मणिपुर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बनाए गए एम सुंदर, सितंबर 2025 में।
अनबू करंगल योजना किस राज्य में शुरू की गई है? अनबू करंगल योजना इसे शुरू किया है तमिलनाडु सरकार ने। जो ऑर्फनेज के जो बच्चे हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, उन्हें फाइनेंशियली हेल्प प्रदान करना तमिलनाडु की अनबू करंगल योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो तमिलनाडु सरकार ने इससे सितंबर 2025 में लॉन्च किया है। अब कितना फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी, इतना डेप्थ में हम नहीं जा रहे, वो मैंने आपको डेली करंट अफेयर में सब पढ़ाया है, यहां पर केवल हमने आंसर लिया है। भारत का फर्स्ट फॉरेन सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड कम्युनिकेशन स्टेशन कहां स्थापित होगा? इंडिया का ऐसा पहला जो कि फॉरेन में स्थापित होगा सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड कम्युनिकेशन सेंटर, इसकी स्थापना की जाएगी मॉरिशस में। भारत का पहला विदेश में स्थापित होने वाला सैटेलाइट ट्रैकिंग और कम्युनिकेशन स्टेशन मॉरिशस का एक द्वीप है डिएगो गार्सिया, यहां पर इसकी स्थापना की जाएगी इसरो के द्वारा। डेमोक्रेसीज हार्टलैंड इनसाइड द बैटल फॉर पावर इन साउथ एशिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बुक का नाम एक बार फिर से पढ़ते हैं, डेमोक्रेसीज हार्टलैंड इनसाइड द बैटल फॉर पावर इन साउथ एशिया। इस बुक को लिखने का श्रेय दिया जाता है एस.वाई. कुरैशी को। एस.वाई. कुरैशी एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, इंडिया के 17वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं, इसीलिए इनकी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये खुद दिल्ली से संबंधित है, दिल्ली से बिलोंग करते हैं, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर। इनकी एक बुक को सितंबर 2025 में लॉन्च किया गया। साउथ एशिया में डेमोक्रेसी के क्या हाल है, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है डेमोक्रेसी को, इसके बारे में एस.वाई. कुरैशी ने अपनी इस बुक में बताया है। डेमोक्रेसीज हार्टलैंड इनसाइड द बैटल फॉर पावर इन साउथ एशिया। जस्टिस पी.बी. बजनथरी को किस हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया? जस्टिस पी.बी. बजनथरी ये सितंबर 2025 में पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किए गए। ग्लोबल डिजिटल नोमाड रिपोर्ट 2025 जिसमें भारत की 38 रैंक है, किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया गया है इस रिपोर्ट को? ग्लोबल डिजिटल नोमाड रिपोर्ट 2025। देखिए, रिपोर्ट इस आधार पर तैयार की जाती है तो कि जो जैसे क्या होता है, फ्रीलांसिंग कोई वर्क लिया जाता है और घर बैठ के इंटरनेट के माध्यम से डिजिटली चीजों को यूज करके घर बैठकर ही कोई व्यक्ति वर्क कर पाता है बिना कंपनी में जाए, ऑफिस जाए। तो ये आजादी कितनी ज्यादा किस देश में, इस आधार पर ग्लोबल डिजिटल नोमाड रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। मतलब इंटरनेट का एक्सेस अच्छा होगा, घर से काम करने की फ्रीडम होगी, तो इन सब के आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। तो भारत को अच्छा जारी किसने की? पहली चीज तो ये ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशन नाम की एक संस्था के द्वारा इसे हर साल जारी किया जाता है। भारत की रैंक है 38, मतलब घर से काम करने के मामले में, डिजिटली काम करने के मामले में जो सहूलियत है, इंडिया इस मामले में 38 रैंक पर है। जारी किसने किया? ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशन नाम के संस्था के द्वारा इसे तैयार किया गया। इस रिपोर्ट में 64 कंट्रीज को रैंक किया गया। अभी तो इंडिया की 38 रैंक है, लेकिन लास्ट ईयर इंडिया की 50वीं रैंक थी, मतलब इंडिया की रैंक अभी सुधरी है। इस रैंकिंग में डिजिटल नोमाड के लिए बेस्ट देशों को रैंक दी जाती है। पहले नंबर पर है स्पेन, सेकंड पर नीदरलैंड और थर्ड पर रखा गया उरुग्वे को। इंडिया की रैंक 38 है। इंडेक्स को जारी किया है ग्लोबल डिजिटल नोमाड रिपोर्ट को ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशन नाम के एक संस्था ने, ऑर्गेनाइजेशन ने। भारत की फर्स्ट आर्चरी प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? इंडिया की फर्स्ट आर्चरी प्रीमियर लीग, इसका आयोजन नई दिल्ली में होगा, अभी आयोजित किया जा रहा है 2 से लेकर 12 अक्टूबर तक। आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसका आयोजन करवा रहा है और इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं साउथ के फिल्म अभिनेता रामचरण। भारत ने ऑस्कर 2026 के लिए कौन सी फिल्म को ऑफिशियली भेजा है? इंडियन गवर्नमेंट ने ऑस्कर 2026 के लिए ऑफिशियली होम बाउंड नाम की मूवी को भेजा है। यह जो फिल्म है बेस्ट इंटरनेशनल फीचर कैटेगरी में भेजी गई है। होम बाउंड अभी भेजी गई है, ऑस्कर तो अगले साल दिए जाएंगे, तो अभी केवल ये इंडिया की तरफ से नॉमिनेशन है। सीआईएसएफ का नया डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया? सीआईएसएफ के नए डायरेक्टर जनरल बनाए गए प्रवीर रंजन। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस हर साल कब मनाया जाता है? हर साल अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को, 21 सितंबर। एक्ट नाउ फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड 2025 में इंटरनेशनल डे ऑफ पीस की थीम है।
बीसीसीआई का नया अध्यक्ष कौन नियुक्त किया जाएगा? बीसीसीआई के नए अध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे मिथुन मनहास। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष ये हो चुके हैं, इनको करेक्ट कर लीजिएगा, अपॉइंट किया जा चुका है। इनके पहले रोजर बिन्नी बीसीसीआई के अध्यक्ष थे, इनको रिप्लेस किया है मिथुन मनहास ने। 2023 के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया? 2023 के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया 2025 में, और यह दिया गया है मोहनलाल को। ओके, दादा साहब फाल्के अवार्ड सिनेमा के क्षेत्र में सर्वोच्च अवार्ड है। सबसे पहली बार इंडिया में यह देविका रानी रॉरिक को दिया गया था 1969 में। अब 2025 में साउथ के अभिनेता मोहनलाल को दिया 2025 में गया है, लेकिन 2023 के लिए। लास्ट ईयर 2024 में दिया गया था 2022 के लिए, और यह दिया गया था मिथुन चक्रवर्ती को। और अब 2025 में 2023 के लिए मोहनलाल को दिया गया। मोहनलाल केरला से आते हैं, मलयालम सिनेमा के लिए जाने जाते हैं, काफी मूवीज में आपने देखा होगा इनको। अगर इनकी उपलब्धि देखें मोहनलाल की, तो 5 बार नेशनल फिल्म अवार्ड जीत चुके हैं। इनको 2001 में पद्मश्री दिया जा चुका है, 2019 में पद्म भूषण दिया गया था, और अब 2025 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 2025 का सबसे शक्तिशाली टाइफून रगासा कहां पर आया है? 2025 का सबसे पावरफुल टाइफून रगासा वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में देखने को मिला है। इस टाइफून के कारण अभी सितंबर 2025 में फिलीपींस, ताइवान, हांगकांग और चाइना इफेक्ट हुए थे। यहां पर काफी जगह पर लैंडफॉल देखने को मिला टाइफून रगासा के कारण। तो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में यह आया था। चर्चित बगराम एयरबेस किस देश में स्थित है? बगराम एयरबेस अफगानिस्तान में। अभी अमेरिका ने अफगानिस्तान से इसका कंट्रोल मांगा था, लेकिन अफगानिस्तान ने मना कर दिया अमेरिका को कि हम बगराम एयरबेस का कंट्रोल नहीं देंगे। इसीलिए बगराम एयरबेस सुर्खियों में था, अफगानिस्तान का एयरबेस है। हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज्यादा मिलीनियर्स किस राज्य में? तो हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज्यादा मिलीनियर्स वाला स्टेट महाराष्ट्र है, और सबसे ज्यादा मिलीनियर्स वाली सिटी पूछे इंडिया की तो यह मुंबई है। किस खिलाड़ी ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर भारत के सबसे तेज वनडे शतकी पारी का रिकॉर्ड बनाया है? इंडिया का सबसे तेज वनडे शतकी पारी खेली है स्मृति मंधाना ने। इन्होंने 50 गेंदों पर अपना वनडे शतक बनाया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। पहले यह इंडिया का जो सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड था विराट कोहली के नाम था। उन्होंने 52 गेंदों में सेंचुरी बनाई थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और अब स्मृति मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही 50 गेंदों में सेंचुरी बनाई है। तो विराट कोहली का रिकॉर्ड ब्रेक किया है स्मृति मंधाना ने, और एक नया सेंचुरी, सबसे फास्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाया है। 2025 में मेंस कैटेगरी में बेलेंडी और अवार्ड किसे दिया गया? बेलेंडी और अवार्ड जो कि फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है, मेंस कैटेगरी में उस्मान डेम्बेले को यह अवार्ड दिया गया। उस्मान डेम्बेले फ्रांस के फुटबॉलर है, इनको मेंस कैटेगरी में बेलेंडी और अवार्ड दिया गया, और लगातार तीसरे साल विमेंस कैटेगरी का बेलेंडी और अवार्ड एटाना बोनमाटी को दिया गया, जो कि स्पेन की महिला फुटबॉल खिलाड़ी है, लगातार तीसरे साल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा हियो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में लॉन्च किया गया? हियो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया अरुणाचल प्रदेश राज्य में। अरुणाचल प्रदेश के श्योमे डिस्ट्रिक्ट में यह यारजेप रिवर पर बनाया गया है। यारजेप रिवर सियोम रिवर की सहायक नदी, और सियोम रिवर ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। तो ये हियो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 240 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, और 1939 करोड़ रुपए इसकी लागत आई है। टोटल हियो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश राज्य में बनाया जा रहा है। भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई? इंडिया की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी को लॉन्च किया है अग्निकुल कॉस्मोस नाम के स्टार्टअप ने या कंपनी ने, जो कि स्पेस इक्विपमेंट और सैटेलाइट है उसका निर्माण करती है कंपनी। इसने तमिलनाडु के चेन्नई में भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी या प्लांट की स्थापना की है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की फाइनल मेडल टैली में शीर्ष स्थान किस देश का है? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025
इसकी फाइनल मेडल टैली में यूएसए का शीर्ष स्थान रहा है। इसका आयोजन जापान के टोक्यो में किया गया। इस बार यह 20वां एडिशन था। 198 कंट्रीज ने यहां पर पार्टिसिपेट किया। इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन एक भी मेडल इंडिया ने नहीं जीता, इसलिए मेडल टैली में इंडिया की कोई रैंक नहीं है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पहले स्थान पर रहा यूएसए 26 मेडल के साथ, सेकंड पर केनिया और थर्ड पर रहा कनाडा। आयोजन जापान के टोक्यो में किया गया। किरण देसाई की किस किताब को बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया? किरण देसाई जो कि एक इंडियन ऑथर है, इनकी बुक है द लॉनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। इस बुक को बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। इनोवेशन को बढ़ाने के लिए 1000 करोड़ का लीप प्रोग्राम किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया? इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए लीप प्रोग्राम को लॉन्च किया है कर्नाटक गवर्नमेंट ने। कर्नाटका गवर्नमेंट आगे आने वाले 5 साल में 1000 करोड़ रुपए खर्च करेगी इस प्रोग्राम के लिए, ताकि बेंगलुरु के अलावा अलग अलग सिटीज में भी इनोवेशन हब बनाए जा सके, आईटी हब का निर्माण किया जा सके। तो यह योजना कर्नाटका सरकार ने सितंबर 2025 में लॉन्च की है। भारत की पहली खिलाड़ी हिमांशी टोकस जो जूनियर रैंकिंग में विश्व में पहले स्थान पर पहुंची है, किस खेल से संबंधित है? हिमांशी टोकस यह जूडो की खिलाड़ी है। जूनियर वर्ल्ड रैंकिंग में जूडो में यह पहले स्थान पर है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन आइलैंड में सितंबर 2025 में विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी कहां स्थित है? इंडिया का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो बेरन आइलैंड अंडमान निकोबार आइलैंड पर देखने को मिलता है। वित्त मंत्री द्वारा जीएसटी एपिलिएट ट्राइब्यूनल का औपचारिक शुभारंभ कहां किया गया? तो जीएसटी एपिलिएट ट्रिब्यूनल का औपचारिक शुभारंभ भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने नई दिल्ली में किया है। जीएसटी से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी विवाद है, उनको निपटाने का काम जीएसटी एपिलिएट ट्रिब्यूनल के द्वारा किया जाएगा। भारत सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कार्यकाल 2026 तक बढ़ा दिया है। भारत के वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो यह है जनरल अनिल चौहान। 2019 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद बना था। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत थे, लेकिन 2022 में इनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान बने। इनका कार्यकाल अभी 2025 में खत्म हो रहा था, लेकिन इनके कार्यकाल को 2026 तक के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है। लद्दाख को 6th शेड्यूल में जोड़ने के लिए विरोध किए जा रहे हैं। संविधान की 6th शेड्यूल किससे संबंधित है? संविधान की 6th शेड्यूल की बात करें तो यह गवर्नेंस इन ट्राइबल एरिया से संबंधित है, जिसमें जोड़ने के लिए लद्दाख के लोगों के द्वारा अभी प्रोटेस्ट किया गया था कि हमको भी 6th शेड्यूल में शामिल किया जा सके। हाल ही में डॉक्टर एस.एल. भैरप्पा का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? सितंबर 2025 में एस.एल. भैरप्पा का निधन हो गया। बहुत ही फेमस साहित्यकार थे। कर्नाटका से आते हैं, कन्नड़ लैंग्वेज के साहित्यकार थे। इनको पद्म अवार्ड दिए जा चुके हैं, जिसमें 2016 में पद्मश्री और 2023 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा सरस्वती सम्मान 2010 और साहित्य अकादमी अवार्ड 1966 में दिया जा चुका है एस.एल. भैरप्पा को। कन्नड़ भाषा के साहित्यकार, कर्नाटका से आते हैं, साहित्य से संबंधित। चर्चित अलमाटी डैम कहां पर स्थित है? अलमाटी डैम देखने को मिलता है कर्नाटका में। कर्नाटका में कृष्णा रिवर पर यह डैम है। अभी कर्नाटका गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि वो इस डैम की हाइट को बढ़ाएगा, 519 से 524 मीटर तक करेगा, जिसका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने विरोध किया था। इसीलिए अलमाटी डैम अभी सुर्खियों में था। इसे लाल बहादुर शास्त्री डैम के नाम से जाना जाता है। कर्नाटका में 520 करोड़ की लागत से यह बनाया गया है कृष्णा रिवर पर, और इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 290 मेगावाट है। वर्ल्ड टूरिज्म डे हर साल कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस हर साल मनाया जाता है 27 सितंबर को। 2025 में टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन वर्ल्ड टूरिज्म डे की थीम है। 27 सितंबर को हर साल यह डे मनाया जाता है। भारत ने किस मिसाइल का रेल बेस्ड लॉन्चर से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? रेल बेस्ड लॉन्चर से सफलतापूर्वक हमने परीक्षण किया है अग्नि प्राइम का। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड जो कि ओडिशा में है, चांदीपुर फायरिंग रेंज, वहां से डीआरडीओ ने इसे टेस्ट किया है।
ठीक है, 25 सितंबर को इसका टेस्ट किया गया था रेल बेस्ड लॉन्चर के माध्यम से। मतलब रेल बेस्ड एक लॉन्चर है, अब हम रेल के माध्यम से कहीं से भी हमारी मिसाइल्स को लॉन्च कर पाएंगे। तो अग्नि प्राइम को हमने लॉन्च करके इसका टेस्ट किया है। 2025 के इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 2025 के इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक की बात करें तो ये 128वीं रैंक दी गई है। ये इंडेक्स इस आधार पर तैयार किया जाता है कि कौन से देश में लोग इकोनॉमिकली कितने ज्यादा फ्रीडम में है, कितना अच्छा इकोनॉमिकली अपने डिसीजन खुद ले पा रहे हैं फ्रीली, उस आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। 176 कंट्रीज को इसमें रैंक किया जाता है। द हेरिटेज फाउंडेशन इस इंडेक्स को तैयार करता है। 2024 में इंडिया की 84th रैंक थी, जो कि अब गिरकर 128 हो गई है। इस इंडेक्स में पहले नंबर पर है सिंगापुर, सेकंड पर स्विट्जरलैंड और थर्ड पर है आयरलैंड, जहां पर इकोनॉमिकली फ्रीडम सबसे ज्यादा है। इंडिया को 128वीं रैंक पर रखा गया। 3,456 करोड़ की लागत से बनने वाली कोकराझार गेलफू रेल प्रोजेक्ट इंडिया ने किस देश के साथ स्वीकृति दी है? मतलब किस देश के साथ इंडिया का ये एग्रीमेंट हुआ है कोकराझार गेलफू रेल प्रोजेक्ट को लेकर? तो ये एग्रीमेंट इंडिया का हुआ है भूटान के साथ। भूटान और इंडिया के बीच में बनाया जा रहा है कोकराझार गेलफू रेल प्रोजेक्ट को। यह असम के कोकराझार को भूटान के गेलफू से जोड़ेगा। 69 किलोमीटर लंबा यह रेल प्रोजेक्ट है और 3,456 करोड़ रुपए इसकी लागत आने वाली है। इंडिया और भूटान के मध्य में ट्रेड को बढ़ावा देना, ट्रेड को बूस्ट करना इस रेलवे प्रोजेक्ट को बनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। लास्ट क्वेश्चन, 2025 वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने मेडल अपने नाम किए? 2025 वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप आयोजन साउथ कोरिया के ग्वांगझू में किया गया। इंडिया ने टोटल 5 मेडल यहां पर अपने नाम किए। यह पैरा आर्चरी चैंपियनशिप है। 5 मेडल इंडिया ने जीते। इंडिया मेडल टेली में दूसरे स्थान पर रहा। 2 हमने गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीते। पहले नंबर पर वर्ल्ड पैरा आर्चरी में रहा चाइना 12 मेडल के साथ और मंगोलिया तीसरे स्थान पर रहा। इंडिया दूसरे स्थान पर रहा 5 मेडल के साथ और इसका आयोजन किया गया साउथ कोरिया के ग्वांगझू नाम के शहर में। ओके, तो यहां पर हमने सितंबर 2025 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, टॉप 100 करंट अफेयर को यहां पर रैपिड रिवीजन क्लास में डिस्कस किया। सारे करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर में मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूं। अगर आप डेली करंट अफेयर नहीं वॉच करते तो आप वॉच कीजिए, क्योंकि सारी एग्जाम में आपको करंट अफेयर डेली करंट अफेयर से ही देखने को मिलेंगे। आई होप आपको एक एक क्वेश्चन यहां पर समझ में आया होगा। इजीली आपने इसे एंड तक देखा होगा और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे तो आपको याद भी हो गए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा। एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिएगा। एप्लीकेशन में काफी सारे कोर्सेस आपके लिए मिल जाएंगे एग्जाम ओरिएंटेड, तो आप एप्लीकेशन को, क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए। 100 आवर जीएस के कोर्स की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।